हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर हो चुका है और 7-8 चैप्टर का ये वीडियो चौथा नंबर वीडियो होगा। और चलिए इसका हम लोग बनाते हैं। बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं और सारा क्वेश्चन इससे आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो बच्चा इस पूरे वीडियो को 6 वीडियो जाएगा, 6 वीडियो को जो बच्चा अच्छे से देख लेगा उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर का देखते हैं और कंट्रोलिंग का देखते हैं। तो डायरेक्टिंग में फर्स्ट MCQ देख रहे हैं कि लीडर इज, नेता होता है बाय बोर्न, जन्म से बनाया जाता है या दोनों? तो दोनों। नेता जन्म भी हो लेता है और बनाया जाता है, तो दोनों होगा। नेता में होता है द लीडर पोसेस, नेता के अंदर क्या होता है? तो निपुणता होती है, दूरदर्शिता होती है, आत्मविश्वास, तो तीनों होता है। उसके बाद अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। मोटिवेशन मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। मोटिवेशन किस आधार पर लगता है? समूह के आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर, कृत के आधार पर, या ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी के आधार पर। डी ऑप्शन हो जाएगा। मोटिवेशन ग्रुप में भी मिलता है, पर्सनल भी मिलता है, जॉब से भी मिलता है। प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। क्या जरूरी है प्रभावी संदेशवाहन के लिए? तो स्पष्टता, बिल्कुल। शिष्टता, वही है निरंतरता। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे लिखा है संदेशवाहन में न्यूनतम पक्षकार कम से कम कितने होने चाहिए? द मिनिमम पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन आर। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो कम से कम 2 आदमी तो होना चाहिए ना। अकेले बतियाओगे तो पागल बोलेगा सब। प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग होना चाहिए, भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। कौन सा भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए? इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डॉट 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 लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज। तो क्लियर लैंग्वेज तो यूज होना चाहिए, ठीक है। प्रभावी भाषा ठीक है, शालीन भाषा ठीक है, लेकिन अस्पष्ट भाषा जो क्लियर पता ही नहीं चल रहा है वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नेता के पास सत्ता होती है। द लीडर हैज़ ऑथोरिटी। किस चीज़ का? अनौपचारिक नहीं, नेता अनौपचारिक सत्ता नहीं रखता है, औपचारिक। अनौपचारिक और नेता ही नहीं होता है, अनौपचारिक में सब नेता होता है। जहाँ अनौपचारिक सत्ता होता है वहाँ सब नेता होता है, औपचारिक सत्ता नेता के पास होती है। प्रबंधक होता है। द मैनेजर इज बॉस। मैनेजर को बॉस का नेचर नहीं रखा जाता है। मैनेजर अपने आप को बॉस नहीं समझता, ऑनर भी नहीं समझता। मैनेजर अपने आप को लीडर समझता है। मैनेजर अपने आप को क्या समझता है? लीडर समझता है। अंगूर वेल संदेशवाहन होता है। अंगूर वेल मतलब अंगूर के गुच्छे की तरह। ग्राफ बोलता है ग्राफिवाइन कम्युनिकेशन इज। अंगूर के गुच्छे की तरह, जैसे ये इसको मैसेज किया, ये इसको मैसेज किया, इसको मैसेज किया, और उसके बाद ये पता चला इसको। इस तरह से अंगूर का गुच्छा कैसे होता है वैसे मैसेज जाता है लोगों तक। इस वायरल जैसे होता है ना, आज के समय में जो वायरल होता है इसी तरह से वायरल होता है जानकारी, कि एक बार में एक व्यक्ति भेजा लेकिन उसको तरीके से बहुत लोगों तक पहुंचा दिया गया, यानी वायरल कर दिया गया। याद रखना। याद रखना इस चीज़ को। तो ये ग्राफिक्स मतलब वायरल हो जाता है ये पूरा का पूरा। तो इस तरह का बोलता है कि अंगूर वेल वाला संदेशवाहन होता है। किस तरह का? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वायरल हमेशा इनफॉर्मल चीज़ होता है। जो फॉर्मल मैसेज होता है वो वायरल नहीं होता है, इनफॉर्मल मैसेज वायरल होता है। इनफॉर्मल मैसेज क्या होता है? वायरल होता है। फॉर्मल मैसेज वायरल नहीं होता है। आगे लिखा है निर्देशन है। डायरेक्शन क्या है? बताओ डायरेक्शन क्या है? परवेसिव वर्क है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्क है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, और ऑल ऑफ दिस। तो डायरेक्शन के अंदर हम तीनों चीज़ करते हैं। परवेसिव मतलब सर्वव्यापी, हर जगह डायरेक्शन है। निष्पादन अभिमुखी है, निरंतर क्रिया है, और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट, नेतृत्व से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ट बाय लीडरशिप? नेतृत्व क्या है? लीडरशिप क्या है? तो बोलता है नेतृत्व कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को की उपलब्धि के लिए काम पर लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क फोर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्रिया जो है वो लीडरशिप है। एक नेता क्या करता है? लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर लेता है, प्रभावित करता है। निर्देशन से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ट बाय डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? कि डायरेक्टिंग का अर्थ क्या हो गया? तो बोलता है कि व्यापक दृष्टि से निर्देशन का अर्थ होता है अपने जूनियर्स को, अपने अधीनस्थों को इस प्रकार से प्रभावित करना, अभिप्रेरित करना और मार्गदर्शित करना। डायरेक्शन के अंदर 3 चीज़ होगा, ध्यान रखिएगा। बोलता है कि डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? ब्रॉडली स्पीकिंग डायरेक्टिंग मीन्स इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स फॉर अचीविंग अ प्री डिटरमाइंड गोल। जो हम पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को
प्राप्त करने के लिए इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना और गाइड करना अपने जूनियर को, ताकि हम अपने आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। पर्यवेक्षण की परिभाषा दीजिए। डिफाइंड सुपरविजन। सुपरविजन क्या है? पर्यवेक्षण को कार्यस्थल पर कर्मचारियों को देखने, मार्गदर्शित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सुपरविजन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस। बोलता है आप अपने वर्क प्लेस पर अपने एम्प्लॉय को गाइड करना और अपने एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करना, गाइड करना और ऑब्जर्व करना अपने एम्प्लॉय को वर्क प्लेस पर, क्या कहलाता है? सुपरविजन। सुपरविजन, पर्यवेक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर आप अपने वर्कर को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और आप अपने वर्कर को गाइड भी कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरविजन। आगे लिखा औपचारिक संप्रेषण की परिभाषा दीजिए। डिफाइन फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो औपचारिक संप्रेषण आधिकारिक संप्रेषण को संबोधित करता है जो आदेश की श्रृंखला के माध्यम से होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब एक सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन कि जहाँ पे बना हुआ है कि मैनेजमेंट किसको अपनी बात पहुँचाएगा, वो किसको अपनी बात पहुँचाएगा, वो किसको अपनी बात पहुँचाएगा। तो जब कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम से कम्युनिकेशन होगा, संदेश लोगों तक पहुंचेगा, तो वैसे संदेश को हम लोग बोलते हैं औपचारिक संप्रेषण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? औपचारिक संप्रेषण। अब लिखा है निर्देशन की विशेषता को बताइए। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या क्या फीचर्स है डायरेक्टिंग का? तो सबसे पहला फीचर है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है, नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और तीसरा कंटिन्यूअस। डायरेक्टिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन के किन्हीं 3 तत्वों को समझाइए। गिव एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का 3 एलिमेंट क्या क्या है? तो आप 4 एलिमेंट पढ़ते हैं डायरेक्टिंग के, यहाँ 3 ही पूछ रहा है। तो पहला है सुपरविजन, दूसरा है लीडरशिप, तीसरा कम्युनिकेशन। सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और चौथा है मोटिवेशन। अगर पूछेगा तो आप मोटिवेशन चौथा लिखेंगे। अब बोला है औपचारिक तथा अनौपचारिक संप्रेषण में संदेशवाहन में क्या अंतर है? फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे आप लोग अगर हमारे साथ बात करते हैं तो फॉर्मल है, अपने दोस्त के साथ बात करते हैं तो इनफॉर्मल है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो मैसेज आता है वो फॉर्मल है, सिस्टम से आता है, सिग्नेचर सबका होना चाहिए। और जो हम लोग वायरल करते हैं फालतू का र्यूमर्स है ना, अफवाह जो फैलाते हैं, वो इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसका सोर्स ही नहीं पता चलता, पता नहीं चलता वो कौन फैलाया, और बहुत तेज़ी से फैलता है। इसको बोलता है, इसका कोई रास्ता उस्ता नहीं होता, एकदम तेज़ी से फैलता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए देखिए, ढांचे का आकार, यह अधिकार और दायित्व के औपचारिक ढांचे पर आधारित है। इसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में ये कम्युनिकेशन होगा। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये लोगों के आपसी संबंध पर डिपेंड करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। मार्ग, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक फिक्स पाथ होता है, एक मार्ग होता है निश्चित कि ये ऑफिसर देगा, उसके बाद ये ऑफिसर को आएगा, फिर ये ऑफिसर को आएगा, सिस्टमेटिक आता है। इसका कोई मार्ग नहीं होता है, जैसे मन करता है वैसे ही कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है। व्हाट्सएप ग्रुप में जो वायरल कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। लिखित और मौखिक, तो याद रखना फॉर्मल कम्युनिकेशन कभी भी मौखिक नहीं हो सकता, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा लिखित होगा, रिटेन होगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा रिटेन होगा, लिखित होगा, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। कोई वीडियो बना के भी भेज सकता है, कोई वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकता है, और कोई जो है लिख के भी भेज सकता है, लेकिन फॉर्मल हमेशा लिखित होगा, रिटेन होगा। एक पर्यवेक्षक के प्रबंध के प्रति क्या दायित्व है? प्रबंधक के प्रति क्या दायित्व है? व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सुपरवाइजर टुवार्ड्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रति एक सुपरवाइजर का क्या ड्यूटी है? तो मैनेजमेंट के लिए एक सुपरवाइजर क्या करता है? तो कार्य के प्रगति से अवगत कराता है। टू इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, अधिकारियों के कार्यों में सहयोग करना। टू कोऑपरेट इन द वर्क ऑफ ऑफिसर, ये किसका? सुपरवाइजर का काम है, सुपरवाइजर ये काम करता है। तीसरा, कर्मचारियों से संबंधित बातें जैसे वेतन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सब समस्या जो है वो मैनेजमेंट के सामने रखता है। अधिकारियों के दृष्टिकोण को समझना और उनके दृष्टिकोण और विचारों के अनुसार काम करना। जो ऑफिसर जो बात बोल रहे हैं उसको समझता है और उसके हिसाब से लोग क्या करता है? काम करता है। तो बोलता है अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑफिसर्स एंड टू वर्क एट गेट वर्क डन अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आइडियाज़। अधिकारियों के सुझावों और आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुनना। जो ऑफिसर उसको सजेशन देता है या कंप्लेन करता है उसको शांति से सुनता है, उस पर डिस्कशन कर विचार करता है और फिर वो उसको अप्लाई करता है। अंगूरी बेल संदेशवाहन का अर्थ बताइए। इसका पिक्चर बनाया होगा, नहीं है। अंगूरी बेल मतलब अंगूर के लते की तरह होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है ये कम्युनिकेशन। ऐसा संदेशवाहन जो अंगूर का गुच्छा कैसे होता है वैसे फैलता है कम्युनिकेशन, बहुत तेज़ी से संदेश फैलता है अंगूरी बेल में। प्रभावी संदेशवाहन में सांकेतिक बाधाएं क्या है? बोलता है कि व्हाट आर द सेमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन।
ध्यान रखना, जब हम लोग किसी से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पे संकेत का बाधा क्या आता है? तो संकेत में बोल रहा है, संकेत भाषा की वह शाखा है जिसको समझना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इंडिकेशन हम आपको दे रहे हैं। जैसे एक इंडिकेशन ऐसे दिए तो आप समझ गए बुला रहे हैं सर, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं, कुछ जो है इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो आप नहीं समझ पाओगे। जैसे गाड़ी का इंडिकेटर, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जला दिया तो पीछे गाड़ी वाली गाड़ी समझ जाती है कि लेफ्ट मुड़ेगा, राइट जला दिया तो राइट मुड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो सामने वाला तभी समझ पाएगा जब वो सामने वाला मेरे बात समझ पाएगा, मतलब समझता होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 313, हम कोड लिखे 313, अब 313 मतलब क्या, ये तो सब आदमी नहीं समझ सकता। 313 का मतलब नहीं समझ पा रहा है, याद रखना। अब वहाँ 313 का मतलब जैसे आतंकवादी लोग जो यूज़ करता है, संदेश मैसेज भेजता है जी, मैसेज भेज दिया 313, अब समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोला है, कहाँ बम फोड़ेगा। तो 313 में हो सकता है कि 3 का कोई मतलब नहीं, 3 का कोई मतलब नहीं, एक मतलब दिल्ली, दिल्ली का हमारा कितना नंबर है, 1 है, दिल्ली में बम फोड़ेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ये कौन जान सकता है? तो भैया जो आतंकवादी भेजता है वो, और जिसको भेज रहा है वो, बाकी कोई नहीं जान सकता। बाकी जो बड़ी बड़ी एजेंसियां उसको डिकोड करती है, इस मैसेज को समझने का प्रयास करती है, बोल क्या रहा है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 बम 1 बम 3 बम, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैसेजेस को सामने वाला, जो बहुत सारे इंडिकेटर ऐसा होता है जिसको तुरंत नहीं समझा जा सकता, सामने वाला ही समझ सकता है और भेजने वाला समझ सकता है। वही लिखा है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं उसको आसानी से आप समझ नहीं सकते। हो सकता है कि कोई और जो है पिक्चर भेजा, इंडिकेटर भेजा, सिंबल भेजा, और आप कुछ और समझ लिए, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि एक एक सिंबल के बहुत सारे एग्जाम का जो है उसका मीनिंग हो जाते हैं। तो भेजा था किसी और एंगल से और आप समझ किसी और एंगल से लिए, तो ये कन्फ्यूजन होता है। बोलता है कि इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहा है कि इसका क्या क्या फीचर्स हो सकता है, कितने प्रकार की हो सकती है। तो देख लीजिए हम लोग कितने प्रकार का संकेत वाला आ जाएगा। तो संकेत के ये सारे टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है, संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति। जब आप कोई मैसेज नहीं बोलना चाहते हैं तो एक वो पिक्चर भेज दीजिए। आपको नहीं भेजना बोलना चाहते कि हमको आपसे बहुत दुख हुआ, तो रोने वाला एक पिक्चर भेजो, इमोजी भेज दो, लोग समझ जाता है कि इसको दुख हुआ है। विभिन्न अर्थों का संकेत, बोलता है साइन विथ डिफरेंट मीनिंग। कोई ऐसा साइन मार दो जो डिफरेंट मीनिंग रखता है, अलग अलग मीनिंग रखता है। त्रुटिपूर्ण रूपांतर अनुवाद, अगर आपको लगता है कि हम उसको आसानी से जो है ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं तो आप भेज सकते हैं। और क्या है, अस्पष्ट संकल्पनाएं, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रह जाएगा कि ये बोल क्या रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम इंडिकेटर भेजते हैं, सिंबल भेजते हैं, तो सामने वाला बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तो ये समस्याएं आती है। अभिप्रेरण क्या है और उसके सिद्धांतों को समझाइए। तो अभिप्रेरण का मतलब, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन इट्स थ्योरीज। तो मोटिवेशन का मतलब तो वर्कर के बीच में काम करने के पावर को लाना, वर्कर को मोटिवेट करना, उसके अंदर एनर्जी जनरेट करना ताकि वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण वह शक्ति है जो किसी वर्कर को काम करने के लिए प्रेरित कर देता है। मोटिवेशन इज अ पावर, ठीक है। मोटिवेशन एक ऐसा पावर है जो वर्कर को क्या करता है, डेवलप कर देता है किसी भी काम को करने के लिए। इसके सिद्धांत क्या क्या है, तो पहला, अभिप्रेरण एक सतत और चक्रीय प्रक्रिया। मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस और साइक्लिकल प्रोसेस है जो चलता रहता है। अभिप्रेरण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है। मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन ईच इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के अंदर होता है, बस उसको जगाने की जरूरत है, छेड़ने की जरूरत है। संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होना, बोलता है कि पूरे व्यक्ति को या तो आप मोटिवेट कर सकते हो या उसके किसी पार्ट को, और किसी पार्ट को मोटिवेट नहीं करना, संपूर्ण व्यक्ति को मोटिवेट करना है। अभिप्रेरण मनोवैज्ञानिक धारणा, मोटिवेशन इज अ फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अभिप्रेरण विभिन्न प्रकार का हो सकता है, मोटिवेशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मोनेटरी हो सकता है, नॉन मोनेटरी मोटिवेशन हो सकता है, पैसा देके मोटिवेट कर सकते हैं, बिना पैसे का मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप मोटिवेशन कैसे करना चाहते हैं। डायरेक्शन क्या है, इसके तत्वों को बताइए। कितना बार डायरेक्टिंग बता चुके हैं। डायरेक्शन का मतलब अपने जूनियर्स को गाइड करना, उसको बताना कि काम क्या है, कैसे करना है, किस प्रकार इस काम को पूरा किया जाएगा, ये डायरेक्शन कहलाता है। और बिना डायरेक्शन का कोई काम नहीं करता है। डायरेक्शन के लिए आपको दिशा निर्देश अपने जूनियर को देना पड़ेगा कि कैसे काम करना है, किस प्रकार काम होगा, सारे काम बातों के बारे में जो है अपने जूनियर को गाइड करना पड़ेगा। तो गाइड करने का काम डायरेक्शन का है। इसके 4 एलिमेंट होते हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और एक और बताएं मोटिवेशन। सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, 4 जो है इसके एलिमेंट्स होते हैं। एक अच्छे नेता के गुणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। तो एक अच्छा नेता में क्या होना चाहिए, सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड टू हिज एक्टिविटी। जो काम कर रहा है उससे संबंधित उसके पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए। जो ज्ञान है उसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सके, ऐसा उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस
एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ये एक अच्छे नेता का गुण होता है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर चैप्टर में, कंट्रोलिंग। इस बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे भी हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोल रहे हैं नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं, कंट्रोल बाई एम्प्लॉई कंट्रोल इज, तो बताइए कंट्रोल को एम्प्लॉई क्या करता है, विरोध करता है। कंट्रोल करने से एम्प्लॉई का नट बोल्ट टाइट होता है ना, जब कंट्रोलिंग करेंगे तो नट बोल्ट टाइट होगा। जैसे आपके पापा अगर आपके ऊपर कंट्रोल करने लगेंगे, कहाँ गया था तुम, 7 बजे निकला, इतना लेट से क्यों आया, तो तुम तो विरोध करोगे क्योंकि तुम्हारा आज़ादी टूट रहा है। तो कंट्रोलिंग का वर्कर क्या करता है, विरोध करता है। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन। मैनेजमेंट का कंट्रोल कौन करता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल या ऑल, तो सब कंट्रोलिंग सारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है, सब अपने जूनियर को कंट्रोल करता है। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, कंट्रोलिंग इज द डॉट 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 एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग जो है एक जो प्रैक्टिकल है, कंट्रोलिंग मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है, वो थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकली कंट्रोल किया जाता है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। और नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, कंट्रोलिंग इज द डॉट 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 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कंट्रोलिंग जो है लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग जो है लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, याद रखिएगा, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, प्रभावी नियंत्रण क्या होता है, स्टैटिक होता है, प्री डिटरमाइंड होता है, डायनेमिक होता है। तो एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम डायनेमिक होता है, समय समय पर बदलता रहता है, समय समय पर वो क्या होता है, बदलता रहता है। बजट की अवधि के लिए तैयार किया जाता है, बजट कितनी अवधि के लिए तैयार किया जाता है, बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर, याद रखना एक डिफिनिट अवधि के लिए, 1 साल के लिए ज़्यादातर होता है, एक डिफिनिट अवधि, हो सकता है 1 महीना हो सकता है 1 दिन हो सकता है 1 साल के लिए, एक डिफिनिट पीरियड के लिए तैयार किया जाता है। बजटीय नियंत्रण प्रबंध का डॉट 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 नहीं है, बोलता है बजटरी कंट्रोल इज डॉट 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 ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट का पार्ट सब्स्टिट्यूट। तो बजटरी कंट्रोल जो है मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं, ये भी तो ठीक है, मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये भी ठीक है, नन ऑफ दिस हो गया, तीनों ठीक है, मैनेजमेंट का पार्ट, मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट। बजटरी कंट्रोल प्रबंध का नहीं है, प्रबंध का फंक्शन नहीं, मारो फर्स्ट वाला, ठीक है, प्रबंध का फंक्शन नहीं है, पार्ट तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, फर्स्ट वाला माना। व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इन अ बिजनेस इंटरप्राइजेज कंट्रोलिंग इज नीडेड। बिजनेस इंटरप्राइजेज में कंट्रोलिंग की जरूरत क्या पड़ता है, व्यवसाय की स्थापना के समय एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के संचालन के समय एट द टाइम ऑफ डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, वर्ष के अंत में और निरंतर। तो याद रखिए कि किसी भी बिजनेस में कंट्रोलिंग की आवश्यकता रेगुलर पड़ती है, किसी भी बिजनेस में कंट्रोलिंग की आवश्यकता रेगुलर पड़ती है, निरंतर पड़ती है, कंटिन्यूसली पड़ती है ना, हमेशा कंट्रोलिंग का जरूरत पड़ेगा। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल इज, कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरिएशन को जानना, डेविएशन को जानना या रेक्टिफिकेशन करना या ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो कंट्रोलिंग का मेन पर्पस होता है सुधार करना, कंट्रोलिंग का मेन पर्पस क्या होता है, सुधार करना, रेक्टिफिकेशन करना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट। तो बोल रहा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण पीछे की ओर देखता है, बताइए। बोलता है कि व्हाई इज इट सेड दैट कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, ऐसा क्यों है कि कंट्रोलिंग को बैक वाला कहा जाता है, पीछे देखने वाला कहा जाता है। तो बताइए कंट्रोलिंग आप कीजिए क्या क्या, जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है उसी का ना कंट्रोलिंग करेंगे। तो कंट्रोलिंग हम उसी काम का करेंगे जो हो चुका है, तो हो चुका है मतलब पास्ट का, तो कंट्रोलिंग हम हमेशा पास्ट का करते हैं, ठीक है। जो घटना घट चुकी है, जो काम हो चुका है उसी का नियंत्रण करेंगे, जो काम नहीं हुआ है उसका कंट्रोलिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, नियंत्रण कैसे आगे देखने वाला कार्य है, बताइए। हाउ इज कंट्रोलिंग अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन स्टेट, बोल रहा है कि कैसे कंट्रोलिंग आगे देखेगा। तो भाई पीछे जो गलतियां हो चुकी है उस गलती से सीख लेके आगे ऐसी गलती ना हो, इसके लिए कंट्रोलिंग होता है। जैसे तुम एक बार मोटरसाइकिल तोड़ दिया चलते हुए, पापा नया मोटरसाइकिल लाए थे, गया आजा पुल में ठोक दिया, पूरा मोटरसाइकिल डैमेज हो गया। अब डैमेज तो हो गया तो पापा तुम्हारा जान तो नहीं निकाल देंगे, अब लेकिन डांटेंगे तो मारते समय एक बात बोलेंगे कि अब जो हो गया सो हो गया, मतलब तुम जो गलती कर दिया ऐसा कर दिया, अब अगर आगे किया तो हड्डी तोड़ देंगे, याद रखना। मतलब पीछे की गलतियों से सबक लेते हुए वो कंट्रोल इसलिए मार रहे हैं, जो गलती हुआ सो हुआ, मारने से तो गाड़ी वापस आएगा नहीं, लेकिन इसलिए पीट रहे हैं, इसलिए डांट रहे हैं कि अब आगे गलती नहीं करना है। तो पीछे जो कमियां हो चुकी है उसको एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर निर्णय लेंगे कि आगे ऐसी गलती ना हो, इसलिए कंट्रोलिंग को आगे देखने वाला काम करता है। यानी पीछे के आधार पर आगे का निर्णय लेना ये कंट्रोलिंग के अंदर होता है, पीछे के आधार पर आगे का
निर्णय लेना। ऐसा क्यों कहा जाता है कि नियंत्रण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? वाई इज इट सेड दैट कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी? भैया तो रेगुलर नहीं देखोगे, रेगुलर कंट्रोल नहीं करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो कंट्रोलिंग जो है कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो रेगुलर चलता रहता है, इसलिए हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है कंट्रोलिंग। नियंत्रण का अर्थ समझाइए, स्टेट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। तो भाई नियंत्रण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समस्त गतिविधियों की प्रगति पथ पर है, मतलब सही काम हो रहा है और पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप है। कंट्रोलिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसके जरिए हम लोगों को आसानी से देख सकते हैं कि जो काम उसको दिया गया है वो काम वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत है, उसे नियंत्रित करने की जरूरत है। और नियंत्रण कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, याद कीजिए, आगे होगा कंट्रोलिंग प्रोसेस। सबसे पहले स्टैंडर्ड तय करते हैं, आगे दिखेगा कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग प्रोसेस, नहीं होगा तो हम लोग बता देंगे। कंट्रोलिंग प्रोसेस को यूज करते हैं 4 स्टेप में। नियंत्रण के उद्देश्य पता है, स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के क्या उद्देश्य हैं? तो कंट्रोलिंग करेंगे तो योजना के अनुसार काम होगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल्स एज पर प्लानिंग, सारा काम प्लान के हिसाब से होगा। दूसरा, साधनों का सही उपयोग होगा, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस होगा, हितों का एकीकरण होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा अगर कंट्रोल करके चलेंगे तो। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, नियोजन आगे देखने का कार्य, नियोजन का कार्य आगे देखना और जबकि कंट्रोलिंग पीछे देखना। बात सही है, प्लान बनता है फ्यूचर के लिए और कंट्रोलिंग होता है किसके लिए? पीछे के लिए। कंट्रोलिंग आज के पीछे के काम को ना कंट्रोल करेंगे, उसके आधार पर आगे का तैयारी करना है। तो कंट्रोलिंग पीछे देखने का काम है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम पीछे के काम का कंट्रोलिंग करते हैं लेकिन प्लान तो आगे का बनाते हैं। तो प्लानिंग आगे देखने का काम है, कंट्रोलिंग पीछे देखने का काम है। ठीक है, उसी को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कहानी बना के लिख दिया है, तो इसको आप लोग देखेंगे। वीडियो को स्टॉप करके भी आप लिख सकते हैं, वैसे PDF आपके पास रहेगा। पूरा कहानी डाल दिया है। इतना बड़ा लिख पाते ठीक है, नहीं लिख पाते शॉर्ट में याद रखना, आप उसी हिसाब से अपना तैयारी कर लेना। प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीक के रूप में बजटीय नियंत्रण पर सूक्ष्म नोट लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बजटरी कंट्रोल एज ए टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। मतलब मैनेजमेंट में जब कंट्रोलिंग करते हैं तो उसका एक टेक्निक है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग? बजटरी कंट्रोल एक ऐसा तरीका है लोगों को कंट्रोल करने का, वर्कर को कंट्रोल करने का, जिसमें कंपनी पहले बजट बना के दे देती। जैसे आप अगर कहीं रहते हो, मान लो कोई बच्चा रांची रह रहा है या हजारीबाग में रह रहा है, HZB, तो हजारीबाग में रह रहा है तो उसके पापा बजट बना के दे दिए कि इतना रुपया रूम रेंट तुम्हारा खर्चा है, रूम रेंट तुम 1200 देते हो, ट्यूशन का फ़ी सब कुछ बजट बना के दे दिए। अब बोले सारा इतना पैसा ट्यूशन फ़ी मान लीजिए 1000 रुपया देते हो तुम, ठीक है, सारा कुछ जोड़ के इसका टोटल 4300 रुपये का बजट आ गया कि 4300 रुपये तुम्हारा खर्चा है, पॉकेट में 500 रुपया दे दिए महीने का। और उसके बाद बोले अब एक चवन्नी नहीं देंगे महीना भर के बाद, 1 तारीख को फ़ोन करेगा, उससे पहले फ़ोन किया सोच लेना। अब क्या करोगे बताओ? जो तुम रेस्टोरेंट जाता था, इधर उधर खाता था, कभी ठेला पर खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी फिल्म देखने चला गया, कभी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, क्या लगता है कंट्रोल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि ये ख़त्म हो गया आपका। तो कंट्रोलिंग करने का मतलब बजट बना के दे देना। जब आपको बजट बना के मिल जाएगा तो हाथ एकदम कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, और जब ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा तो आप खुद वैसे काम को नहीं कीजिएगा। तो कंट्रोलिंग में बजटरी कंट्रोल एक ऐसा टेक्निक है जहाँ वर्कर को बजट बना के दे दीजिए, और जब बजट बना के दीजिएगा तो वर्कर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, फिर वो खर्चा करना छोड़ देगा, आलतू फालतू खर्च करना छोड़ देगा। मास्टर बजट क्या होता है? तो मास्टर बोलता है व्हाट इज मास्टर बजट? मास्टर बजट का संबंध किसी एक विभाग अथवा क्रिया से ना होकर पूरी संख्या से होता है। अन्य शब्दों में इस बजट यहाँ होना चाहिए में सभी विभागीय बजट को, मतलब जितने बजट टोटल बनाए जाते हैं सारे बजट को अगर एक जगह पे रखा जाता है तो उसको मास्टर बजट बोलते हैं। जितने बजट बनाए जाते हैं सारे बजट को अगर एक जगह पे रखा जाता है तो उसे मास्टर बजट कहते हैं, याद रखना इसको। अपवाद द्वारा नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय कंट्रोल बाय एक्सेप्शन? एक्सेप्शन समझते हैं? अपवाद मतलब कुछ नया तरीका लाना है और कंट्रोलिंग करना। अगर कुछ नया तरीका ला के लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ऐसा कंट्रोलिंग टेक्निक कहीं नहीं लगा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन के द्वारा कंट्रोल करना। कोई दिक्कत किसी को? यही हम लोगों को इसमें पढ़ना है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सब वही क्वेश्चन आएगा जो हम लोग शॉर्ट में पढ़े हैं। वेरी शॉर्ट में जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं वही क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। तो इसको हम लोग देखिए स्क्रॉलिंग को कर देते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया, हाँ देखो कंट्रोलिंग प्रोसेस पूछ रहा था जो हम ढूंढ रहे थे। ये 5 काम हम करेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस में। सबसे पहला कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या करेंगे बताइए? लक्ष्यों और प्रमापकों का निर्धारण। सबसे पहला प्रोसेस है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड स्टैंडर्ड। सबसे पहले मानक तय करेंगे। मान लीजिए किसी को कंट्रोल करना है तो हमने तय कर दिया कि 100 पीस रोज़ बनाना है आपको,
मानक तय हो गया, आपको रोज़ 100 पीस बनाना है, चाहे जितना घंटा काम कीजिए, पर डे का पर डे आप 100 पीस बनाएंगे। तो हर दिन कितना पीस बनाना है, तो 100 पीस बनाना है, ये मानक तय हो गया। 100 पीस का मानक तय हो गया, 100 पीस बनाना है। दूसरा क्या है, वास्तविक निष्पादन, ये तो हो गया स्टैंडर्ड कि 100 पीस बनाना है, लेकिन कितना काम हुआ, इतना करना है, लेकिन पता चला काम 80 पीस हुआ है। तो काम इतना करना है लेकिन किए इतना, एक्चुअल किए कितना 80। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करना है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है। अब बताओ, जब 80 किए हैं तो फिर तीसरा बोलता है, तीसरा में बोलता है प्रत्यक्ष, फिर तो वही चीज़ दे दिया, दूसरा क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। अच्छा, ये दूसरा के अंदर है, तीसरा यहाँ पे है। तीसरा वास्तविक निष्पादन, जो एक्चुअल में आप काम किए, एक्चुअल वर्क को स्टैंडर्ड से, एक्चुअल वर्क कितना किए थे, 80 किए थे, और स्टैंडर्ड कितना था 100, तो इससे तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से तुलना करेंगे। देखिए लिखा है वास्तविक निष्पादन की परिमापों से तुलना करना और विचलनों को ढूंढना, जो डेविएशन है, कितने का अंतर आ रहा है, 20 का अंतर, इसको ढूंढना। बोलता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और एनालाइज करना डेविएशन को। तो जब हम एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब हम मेजर किए तो देखें 20 का अंतर आ रहा है, और 20 को हम एनालाइज करेंगे कि क्यों 20 का अंतर आ रहा है, और जब हमको पता चल जाएगा कि क्यों अंतर आ रहा है तो फिर उसका करेक्टिव एक्शन लेंगे, सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे कि कैसे इसको हम सुधारें। तो करेक्टिव एक्शन लेंगे कि कैसे इसको हम सुधार सकते हैं। यही है। अब प्रबंध के नियंत्रण के कार्य के महत्व को समझाइए। नियंत्रण में कौन कौन सा कार्य है, तो चलिए देखिए प्रबंध के नियंत्रण के कार्य कौन कौन से हैं। बोलता है नियंत्रण का महत्व क्या है, तो बोलता है नियंत्रण संगठन को उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा संगठन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में कंट्रोलिंग मदद करता है। नियंत्रण पूरा गला फंस गया जी। नियंत्रण पर्यावरण वातावरण संबंधी परिवर्तनों को स्वीकार करने में सहायता करता है। कंट्रोलिंग इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू एडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। उसके बाद लिखा है नियंत्रण संगठनात्मक जटिलताओं को का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फेसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डिफिकल्टी, और नियंत्रण गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने में सहायता करता है। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग क्वालिटी, और लास्ट है नियंत्रण वित्तीय मामलों में सहायता करता है। इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल मैटर ऑफ द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का पुराना तरीका कौन कौन सा, परंपरागत तकनीक कौन कौन सा, उसको संक्षेप में बता रहे हैं। तो पुराना तरीका में है बजटरी कंट्रोल, जो भी हम पढ़ चुके थे। पुराना तरीका मतलब बहुत पहले से, सदियों से चलता रहा है कंट्रोलिंग का टेक्निक। तो बजटरी कंट्रोल है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, स्पेशल रिपोर्ट एनालिसिस है, ऑपरेशनल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट है, और पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पॉलिसी प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शंस है, रेशियो एनालिसिस है, और बहुत सारे टेक्निक है जिसके जरिए हम लोग कंट्रोलिंग पहले से करते आ रहे हैं। और ये बोला है कि बजटरी नियंत्रण किसे कहते हैं, ये अभी पूछ चुका था। इसके लाभ, तो बजटरी कंट्रोल आपको बताए थे कि बजट बना के हम कंट्रोलिंग शुरू करते हैं, इसके फ़ायदा क्या होंगे, तो इसके फ़ायदा होंगे कि भावी संभावनाओं पर पहले से विचार किया जाएगा, जो भविष्य में, टू थिंक इन एडवांस ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, जो भविष्य में कोई घटना घटेगी उस पर पहले से विचार किया जाएगा। दूसरा है कि साधनों का सदुपयोग होगा, बेस्ट यूजेज ऑफ रिसोर्सेस होगा, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होगा, अधिकारों और दायित्वों को सौंपने में सहायक होगा, हेल्पफुल इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और समन्वय स्थापित करने में भी मददगार होगा। तो यही हम लोगों का यहाँ तक था। हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी इसका मतलब 2 वीडियो और आएगा, एक आएगा 6 चैप्टर, हम लोग 8 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आएगा 2 वीडियो और आएगा, तो 2 वीडियो में बाकी जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो 2 वीडियो कल के क्लास, कल हो सकता है जाएगा मॉर्निंग में एक, और एक जाएगा थोड़ा 8-9 बजे के बाद में। तो एक रात में आज डाल देंगे, कल मॉर्निंग में डाल देंगे। सारे वीडियो को दोबारा अगर आप देख लिए ना, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इसी वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, तो आपका MCQ कंप्लीट हो जाएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। सब्जेक्टिव में थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। और ये PDF के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। थैंक यू।